हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। हम इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम इसके ए टू जेड मीनिंग, फीचर्स, अकाउंटिंग, इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स के साथ इसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो कल हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच का डिफरेंस को हमने एनालिसिस किया था, उसको डिटेल में देखा था। तो आप जाकर आई बटन में इसका लिंक देख सकते हैं, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल एंड टैप द बेल आइकन, जिससे कि आपको हर दिन न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। मैं हर दिन न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो प्लीज़ उसे देखना। और अगर आपको कुछ और भी टॉपिक की नीड हो तो प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दूँ। मैं नेट सेट क्वालिफाइड हूँ, एमकॉम में डिस्टिंक्शन है, साथ ही साथ 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगी। तो एक बार डेफिनेशन ज़रूर देख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू किंडल बर्गर क्या है उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन। बैलेंस ऑफ पेमेंट एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो समझ लेते हैं क्या है इसकी मीनिंग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है उन सब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का जो कि एक कंट्री के रेसिडेंट से बाकी पूरे वर्ल्ड की कंट्री के रेसिडेंट से करते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब कह तो दिया हमने, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन पता भी तो होना चाहिए इसका मीनिंग। तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स या पैसों में इस ट्रांजेक्शन को तौल सकें। ओके, जिस ट्रांजेक्शन का वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में हो। ओके, इसका एक और मतलब भी होता है। इसका क्या मतलब है, मीनिंग को देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है उसमें एक देश की सारी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जो कि बाकी पूरे वर्ल्ड के देशों से की जाती है और जिनमें उन सारे देशों की फॉरेन एक्सचेंज की फ़्लो भी शामिल होती है। पॉइंट याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज की फ़्लो। ओके, उन सब ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दूसरे देशों की फॉरेन एक्सचेंज की फ़्लो को भी देखा जाता है, इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया में यूएस से कुछ कंप्यूटर मंगाना है, तो क्या होगा, इंडिया का अपनी करेंसी रुपये में उसे पे करना पड़ेगा, उसका जो भी अमाउंट है। और इसी तरह इंडिया अगर अपने मसालों को रसिया में एक्सपोर्ट करेगी तो रसिया भी उसे पे करेगा अपनी करेंसी में। तो आप क्या बता सकते हैं कि रसिया की करेंसी क्या है? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो रसिया में जैसे कि रूबल चलता है, तो इससे क्या पता चलता है कि एक देश से दूसरे देशों में करेंसी का एक्सचेंज भी होता है बीओपी के ट्रांजेक्शन से, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजेक्शन से। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी चीज़ों का फ़्लो होता है? गुड्स का फ़्लो होता है, एक देश से दूसरे देश में जाता है गुड्स। सेकंड होता है सर्विसेज का फ़्लो और थर्ड होता है कैपिटल का फ़्लो। यानी जब कोई कंट्री, मान लो कि इंडिया ही हम ले लेते एग्जाम्पल क्योंकि हमारी कंट्री है, तो चलिए इंडिया गुड्स को अगर एक्सपोर्ट करती है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरे कंट्री के रेसिडेंट को, तो बदले में इंडिया को पेमेंट मिलती है दूसरे देश की करेंसी में। और इसी तरह जब इंडिया गुड्स या फिर सर्विसेज किसी और देश से लेती है तो इंडिया अपनी करेंसी में पेमेंट करती है। यानी जब फॉरेन एक्सचेंज मिलता है तो कैपिटल फ्लो इन होता है, मतलब अंदर आता है, और फॉरेन एक्सचेंज जब जाता है तो कैपिटल का फ्लो आउट होता है। तो चलिए अब हम फीचर्स को देखेंगे, क्या है इसकी फीचर्स। तो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का जो कि एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच होता है। ये गुड्स, सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन्स और कैपिटल ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करता है। तो क्या है ये, हम एक 1 बाय 1 इसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो चलिए पहले सिर्फ इसकी फीचर्स को देख लेते हैं। बीओपी के अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम पर ये बेस्ड होता है। ओके, इसलिए इस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड को टैली किया जाता है, मतलब बराबर किया जाता है।
अगर इसका अकाउंटिंग सेंस देखें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑलवेज इक्वल होगा। बट इकोनॉमिक सेंस में रिसिप्ट अगर पेमेंट से ज़्यादा हो तो क्या होता है, रिसिप्ट अगर पेमेंट से ज़्यादा हो तो क्या होता है, सरप्लस होता है। और अगर पेमेंट रिसिप्ट से ज़्यादा हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। अगर हम पेमेंट किसी को करेंगे और अपने देश कंट्री में रिसिप्ट कम आएगी तो क्या होगा, तो हमें लॉस होगा यानी डेफिसिट होगा। ओके, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कितने तरह के होते हैं, इसमें 2 अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हम सारे इसे सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मीनिंग ऑफ डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कह तो दिया हमने कि डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है। चलिए समझ भी लेते हैं कि क्या है ये, कब कब डेफिसिट और कब सरप्लस होता है। तो देखते हैं, जब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो अगर कम होता है और आउटफ्लो ज़्यादा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डेफिसिट होता है। मतलब देश में क्या होता है, देश में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो मगर देश में फॉरेन एक्सचेंज कम आता है और पैसा अगर हमारे देश का करेंसी अगर बाहर ज़्यादा जाता है तो क्या होता है, तो हमें डेफिसिट होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इंडिया में दूसरे देश की करेंसी जितनी आ रही है अगर उससे ज़्यादा हमारे देश की करेंसी दूसरे देश में जाती है तो वो डेफिसिट BOP कहलाता है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। और इसी का उल्टा सरप्लस में क्या होता है, अगर हमारे देश की करेंसी दूसरे देश में कम जाती है और दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में ज़्यादा आती है तो ये सरप्लस होता है। तो चलिए इसको पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने शो किया है, आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा, बट ये सारी ट्रांजेक्शन किस में होती है, डेफिसिट और सरप्लस की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ये किस कारण से डेफिसिट और सरप्लस होती है, ये ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के कारण होती है। तो आप आई थिंक ये ज़रूर पूछोगे कि ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो चलिए बताते हैं मैं इसे। चलिए क्या है ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट या सरप्लस इसी ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के कारण होता है या ऑटोनोमस आइटम्स के कारण होता है। तो ये वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है जिसे कि इकोनॉमिक मोटिव यानी कोई इनकम अर्न करने के लिए या फिर प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब अगर कोई इनकम मोटिव से कोई ट्रांजेक्शन की जाए तो हम उसे दूसरे देशों के साथ, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा अगर वो दूसरे देशों से हो तो हम इसे ऑटोनोमस आइटम कहेंगे, अगर वो इकोनॉमिक यानी प्रॉफिट मोटिव से कुछ किया जाए। ये BOP के फेवरेबल या अनफेवरेबल होने से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन होती है। इनको हम अबव द लाइन ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। ओके, और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इसी का उल्टा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको नोट करवाया है और इससे रिलेटेड भी है। और अकोमोडेटिंग आइटम्स वो है जो इस BOP को डेफिसिट या सरप्लस को कवर करता है। ओके, बैलेंस में लाने का काम करता है BOP के डेफिसिट और सरप्लस को। ओके, ऑटोनोमस क्या करता है, डेफिसिट करता है BOP में या फिर सरप्लस करता है, अकोमोडेटिंग इसको फुलफिल या कवर कर देता है। ओके, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम शो करता है। इसी से हम टैली करवा सकते हैं बैलेंस के डेफिसिट और पेमेंट साइड को, या क्रेडिट या डेबिट साइड को इक्वल में लाया जाता है। अकाउंटेटिंग ट्रांजेक्शन को बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, ऑफिशियल सेटलमेंट, मतलब जैसे कि बहुत बार ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन के कारण अगर BOP डेफिसिट हो जाए तो गवर्नमेंट दूसरे देशों से फॉरेन एक्सचेंज बोरो करता है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट ऑलवेज बैलेंस, कैसे बैलेंस होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो चलिए बताती हूँ, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट साइड सेम रहता है। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि पहले भी मैंने ये बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री बुक कीपिंग पर बेस्ड होता है। तो चलिए पहले अकाउंटिंग सेंस को देखते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन की 2 इक्वल एंट्रीज होती है, एक क्रेडिट साइड और दूसरा डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में जो हम अमाउंट हमें रिसीव होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं और डेबिट साइड में पेमेंट का अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है, और इसलिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होते हैं। और इकोनॉमिक सेंस में क्या है, ये जो करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है वो अगर सरप्लस शो करे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसकी भरपाई
कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से किया जाता है, उसकी डेफिसिट कर। फॉर एग्जांपल गोल्ड परचेस करना या फिर फॉरेन कंट्री को लोन प्रोवाइड करना। मतलब अगर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को हम उसकी ट्रांजेक्शन को हम कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट का अमाउंट हमें अगर कम करना चाहें तो क्या करते हैं, हम गोल्ड परचेस कर लेते हैं, इससे हमारी कैपिटल अमाउंट कम हो जाती है। ओके, और इसी तरह अगर करेंट अकाउंट डेफिसिट शो करे तो कैपिटल अकाउंट को सरप्लस किया जाता है। कैसे सरप्लस कर बीओपी को बैलेंस किया जाता है, कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की फॉरेन कंट्री से बोरो करना या फिर गोल्ड सेल करना। ओके, तो चलिए इस तरह से ये दोनों को बैलेंस किया जाता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं। मैंने इसे अकाउंटिंग प्रोसीजर में आपको शो किया है, देख लेते हैं कि क्या है ये टेबल फॉर्म में। चलिए, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पहले क्या देखते हैं, क्रेडिट साइड देखते हैं और सेकेंड है चलिए, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ, नंबर 1 में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विजिबल आइटम है, इसीलिए यहाँ पे गुड्स है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। और सेकंड में क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये भी क्रेडिट साइड में आएगा, ये इनविजिबल आइटम है। और इसी तरह यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, तो ये तीनों क्या है, ये है करेंट अकाउंट। ओके, और ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है, ये है कैपिटल अकाउंट। तो इसका अमाउंट मैंने जैसे कि यहाँ पे दिया है, इस दोनों को देखिए। ओके, ये दोनों टोटल रिसिप्ट साइड और टोटल पेमेंट साइड टैली करेंगे। यहाँ पे मैं हटा दूँगी इसको। तो चलिए पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी विजिबल आइटम है, इसमें एक्सपोर्ट आएगा, इधर इम्पोर्ट आएगा, डेबिट साइड है तो। और ये भी तीनों क्या हैं, ये यूनिलैटरल ट्रांजेक्शन तक, ये है करेंट अकाउंट और कैपिटल रिसिप्ट है कैपिटल अकाउंट। तो देखिए इधर टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट साइड में क्या कर रहा है, ओके टैली कर रहा है। 1000 इधर भी है, 1000 दोनों को सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम 1 बाय 1 करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की जितने भी आइटम्स हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं करेंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं। करेंट अकाउंट में 3 तरह की आइटम्स आती हैं, जैसे कि विजिबल आइटम्स, यानी हमें जो दिखता है, मतलब गुड्स, फॉर एग्जांपल मशीनरी या ऑयल, टी या फिर सेल फोन्स। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो हमें दिखता है, उसमें जो भी हमें गुड्स होती हैं उसमें अगर हमें डीलिंग की जाती है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया जाता है, तो वो क्या आते हैं, विजिबल आइटम्स में। इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज, इसमें नॉन फैक्टर इनकम, मतलब जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, जैसे कि टूरिज्म, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग एक्सेट्रा। और इसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, इनविजिबल में 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉन फैक्टर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, और सेकेंड है फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर इनकम वो है जो कि देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से अर्न किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर प्रॉफिट। ओके, अब देखते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या है। ये वो रिसिप्ट है जिसके बदले में हमें कुछ भी रिटर्न में पे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जांपल गिफ्ट, अगर कोई गिफ्ट भेज रहा हो यूएसए में रहने वाला फ्रेंड इंडिया में रहने वाले फ्रेंड को, तो क्या वो उसके बदले कुछ भेजेगा, पैसा तो नहीं भेजता है, गिफ्ट भेज सकता है पर पैसा नहीं भेजेगा। ओके, या फिर मतलब ये एक बार ही ट्रांसफ़र होता है, यूनिलैटरल मतलब एक बार ट्रांसफ़र किया जाने वाला। या फिर कोई पर्सन दूसरे देश में जॉब करता हो और अपने फैमिली के लिए इंडिया में पैसे ट्रांसफ़र करता हो, तो इसे हम वैसे तो रिमेंटेंस कहते हैं, बट इसमें भी हम दोबारा वो पर्सन को हम वो अमाउंट का कुछ हम दोबारा उसको नहीं देते, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है। ओके, या फिर फॉर एग्जांपल डोनेशंस। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट को। क्या है कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। चलिए, इसमें होते हैं बहुत सारे, 3 तरह के होते हैं। प्राइवेट ट्रांजेक्शन, नहीं 3 नहीं है 4 होते हैं। चलिए समझते हैं। प्राइवेट ट्रांजेक्शन मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि इंडिविजुअल बिजनेसमैन या फिर कोई नॉन गवर्नमेंट एंटिटी कर रहा हो, और इससे एसेट्स या लाइबिलिटी पर भी इफेक्ट हो। ओके, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, ये वो ट्रांजेक्शन है जो कि एसेट्स और लाइबिलिटी पर इफेक्ट डालते हैं
और वो गवर्नमेंट या उनकी एजेंसी के द्वारा किए जाते हैं। ओके, तो ये मैंने पॉइंट्स आपको यहाँ पे मैं नहीं नोट कर पाई हूँ, तो प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थर्ड है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जब हम अपने पैसों को डायरेक्टली किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई इंडिया की कंपनी यूएसए में कंपनी एक्वायर कर ले और उस पर इन्वेस्ट करे, तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगी। ओके, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? अब फोर्थ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही फ़र्क है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट किए गए एसेट्स पर परचेज़र का कंट्रोल रहता है, बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में परचेज़र का कोई कंट्रोल नहीं रहता उस एसेट्स पर। ओके, फॉर एग्जांपल, फॉरेन कंट्री में अगर हम शेयर परचेज़ करते हैं या फिर कोई फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज़ करते हैं, तो ये क्या होता है? ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने सारे तो आपको पॉइंट्स A to Z जो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है, एग्ज़ाम से आने वाले, मैंने आपको A to Z यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। तो प्लीज़ अगर आप मुझे कमेंट में मुझे ये बताइए कि मैंने आपको ठीक से समझा पाई हूँ कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे तो ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर शेयर नहीं किए हो तो प्लीज़ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।